हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा ये यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस पीटी 2026 को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री की लगातार क्लास चलाई जा रही है। और आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास के ही अंतर्गत उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। वैदिक सभ्यता के हमने दो भाग आपको बता रखे हैं, एक आपका ऋग वैदिक काल है, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल की समस्त चर्चाओं को हमने देख लिया है। उत्तर वैदिक काल में आपको पता है कि 1000 से लेकर के 600 बीसी के मध्य का जो काल है उत्तर वैदिक काल है। इसके बारे में हमने कल के सेशन में सामाजिक स्थिति और साथ ही साथ हमने धार्मिक स्थिति को देख लिया था। तो राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को देखा था। आज हम लोग जो देखेंगे वो आर्थिक और धार्मिक स्थिति को देखेंगे। तो कल के सेशन में आपने जो देखा था वो सामाजिक और इसके साथ साथ में राजनीतिक स्थिति देखा था। आज हम लोग आर्थिक और धार्मिक स्थिति को देखने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यों के मध्य में तुलनात्मक स्थितियां देखने को मिलती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सी सामाजिक प्रथा या सामाजिक स्थिति किस तरीके से दिखाई पड़ता है, और फिर आर्यों के आगमन के बाद आर्य लोगों का किस तरीके से सामाजिक या सोशल स्टेटस दिखाई पड़ता है। ये भी हम लोग लास्ट में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये जो आपका वैदिक सभ्यता है ये पूरी तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत या उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, जिसका हमने आपको बता रखा है कि 1000 से लेकर के 600 बीसी के मध्य में हमें काल दिखाई पड़ता है। यहां पर सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि हमें आर्थिक स्थिति में सबसे पहले जो हमें बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहां पर आप सभी लोग देखेंगे कि जो हमें ऋग वैदिक काल में पद उच्चारण व्यवस्था दिखाई पड़ती है और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे आर्थिक स्थिति में कृषि दिखाई पड़ती है। यहां पर आप देखेंगे कि पहली जो आर्थिक क्रिया है वो कृषि के रूप में दिखाई पड़ेगी और दूसरी आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगी, पशुचारण की हो जाएगी। तो आप कहेंगे पशुपालन या पशुचारण, यहां पर पशुपालन भी कह सकते हैं आप। पशुपालन नामक जो आर्थिक क्रिया है जो कि हमें ऋग वैदिक काल में प्राथमिक रूप में दिखाई पड़ता है वो यहाँ पर सेकेंडरी हो जाता है और एग्रीकल्चर यहाँ पर प्राथमिक रूप से व्यवसाय के रूप में या फिर प्रोफेशन के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में कृषि यहाँ पर प्राथमिकता के तौर पर दिखाई पड़ता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार के धातु उद्योग भी दिखाई पड़ते हैं। धातु गलन उद्योग भी दिखाई पड़ते हैं। धातु गलन उद्योग, अब धातु गलन में आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में तो लोहे से लोग परिचित नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे के साथ साथ तांबे से भी लोग परिचित दिखाई पड़ते हैं। और व्यापक स्तर से लोहे के इस्तेमाल की ही वजह से न केवल कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में भी विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ता है। और खाद्यान्न उत्पादन में सुधार के साथ फिर आगे आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि में भी हमें एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि भी दिखाई पड़ता है। तो धातु गलन उद्योग में आप देखेंगे कि हमें लोहे का दिखाई पड़ता है। लोहे के धातुओं को गला करके कुल्हाड़ियों का निर्माण, अस्त्रों का निर्माण ये भी दिखाई पड़ता है। तो लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, इस तरीके की धातुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो और दूसरी बात देखें तो लोहे और तांबा का धातु गलन तो दिखाई ही पड़ता है लोहे के व्यापक प्रयोग से। लोहे के व्यापक प्रयोग से आप कहें कि व्यापक प्रयोग से यहां पर क्या हुआ, व्यापक प्रयोग से कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। ठीक है भाई, आप देखेंगे वनों की कटाई हुई, विस्तार कैसे हुआ, वनों की कटाई हुई और वनों की कटाई होने के बाद में कृषि भूमि तैयार की गई। कृषि भूमि तैयार की गई तो ऐसे कंडीशन में कृषि का क्या हुआ, विस्तार हुआ। फिर इसके साथ साथ में आप देखेंगे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुई। ठीक है, अब खाद्यान्न उत्पादन में लोग जहां पर भूखे रहते थे और कुपोषण के शिकार की वजह से मर जाते थे, अब यहाँ पर जब उनको अन्न मिलने लगा
तो फिर यहाँ पर जनसंख्या में भी क्या दिखाई पड़ेगा, जनसंख्या में भी आप देखेंगे वृद्धि होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे लोहे के व्यापक प्रयोग से न केवल कृषि में सुधार हुआ बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ ही साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। और एक दो पॉइंट यहाँ पर देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि शतपथ ब्राह्मण, यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण आपको पता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें कृषि कर्म के 4 प्रकार बताए गए। ठीक है, यहां पर कृषि संबंधित 4 क्रियाओं की चर्चा की गई। तो यहां पर आप अगर एक पॉइंट नोट करना चाहें तो आप कहें कि शतपथ ब्राह्मण में, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण है, यहां पर कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। 4 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहला आपकी जुताई हो गया, खेतों की जुताई आप सभी लोग जानते ही होंगे करना पड़ता है बुआई से पहले, तो जुताई हो गया, बुआई हो गया। ठीक है, जुताई बुआई, उसके बाद में कटाई मड़ाई। ठीक है, जुताई बुआई फिर कटाई और उसके बाद में मड़ाई। इन 4 क्रियाओं की बात की गई है शतपथ ब्राह्मण में। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए किस ब्राह्मण में कृषि के 4 क्रियाओं के वर्णन की गए है या बात की गई है, तो आप बताएंगे जुताई बुआई कटाई मड़ाई की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। ठीक है, और एक जो बात हमें दिखाई पड़ती है वो दिखाई पड़ती है निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद, ये मुद्राओं के प्रकार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आप लिख लीजिए, निष्क, शतमान। ठीक है, ये पॉइंट मैं मिटा दे रहा हूं, आप सभी लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा मेरे साथ आप लिखने की कोशिश करिएगा क्योंकि चीजें आपको बतानी रहती हैं और फिर आगे भी मूव करना रहता है। तो यहां पर आप देखेंगे और हमें दिखाई पड़ता है निष्क, शतमान, निष्क, शतमान, कृष्णल और इसके साथ में पाद, कृष्णल एवं पाद, ये क्या थे? मुद्राओं के प्रकार दिखाई पड़ते हैं, मुद्राओं के प्रकार। लेकिन यहां पर एक विशेष पॉइंट हमें लिखना है कि यहां पर या इस काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन, किंतु यहां पर आगे लिख देना, किंतु इस काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं दिखाई पड़ता, प्रचलन नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर एक मनी, एक जो है एक प्रॉपर कोई मुद्रा डिसाइड कर दिया जाए कि यही मुद्रा प्रचलन में रहेगा, ऐसा कोई हमें प्रकार दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर आप देखें कुछ पॉइंट तो यहां पर आप वस्त्र उद्योग भी देखेंगे, वस्त्र उद्योग, जिसमें आप देखेंगे वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई। ठीक है, की स्थापना दिखाई पड़ती है, जिसमें आप ऊनी वस्त्रों को देखेंगे, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र। ठीक है, इस तरीके के वस्त्र भी आप देखेंगे कि हमें यहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो उत्तर वैदिक जो काल है उसमें आर्थिक स्थिति में 5-6 पॉइंट जो हमने आपको बताया है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा धार्मिक स्थिति के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था यहां पर अपना कठोर रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कर्म कांडों की वृद्धि की वजह से, अगर आप देखें कर्म कांडों की वृद्धि की वजह से धार्मिक स्थिति की चर्चा करें, धार्मिक स्थिति कैसी दिखाई पड़ती है, तो आप कहें कि कर्म कांडों की वृद्धि की वजह से, कर्म कांडों की वृद्धि की वजह से पुरोहित वर्ग का महत्व क्या हो गया? पुरोहित वर्ग का महत्व यहां पर बढ़ गया। ठीक है, इनका जो है महत्व बढ़ गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहां पर हमें प्रजापति नामक देवता का सर्वाधिक महत्व दिखाई पड़ता है, सर्वाधिक महत्व दिखाई पड़ता है। जो महत्व देव राज इंद्र का दिखाई पड़ता है ऋग्वैदिक काल में, वही महत्व आप सेम देखेंगे कि प्रजापति जी का दिखाई पड़ता है। इंद्र का स्थान इन्होंने ले लिया था। और प्रजापति जो देवता हैं वो सृजन के देवता हैं। किसके देवता हैं? सृजन के देवता, क्रिएशन के देवता हैं। भगवान ब्रह्मा को अभी वर्तमान में कहा जाता है कि वो सृजन के देवता हैं, लेकिन यहाँ पर सृजन के देवता प्रजापति को माना गया। और वहीं पर इंद्र और अग्नि को फिर
जो है दोयम दर्जे का स्थान दिया गया। ठीक है, इंद्र और अग्नि को दोयम दर्जे का स्थान दिया गया। एक और देवता दिखाई पड़ते हैं पूषण। पूषण देवता की चर्चा करें तो आप यहाँ पर आपको पता होगा कि ये पहले पशुओं के देवता थे, अब आप देखेंगे कि ये शूद्रों के देवता बन गए। पूषण जो है वो शूद्रों के देवता के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। और पहले किसके देवता थे? ये पहले पशुओं के देवता थे। किस समय की चर्चा चल रही है? ये चर्चा चल रही है ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, पहले पशुओं के देवता थे ये। ठीक, तो इतने पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो पूषण शूद्रों के देवता के रूप में दिखाई पड़ते हैं, पहले पशुओं के देवता थे। एक और जो पॉइंट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है वो ये है कि यहीं से माना जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ स्टार्ट हुआ। यहीं से ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजा का, हालांकि याद रखिए ऋग्वैदिक काल में भी आप देखेंगे कि मूर्ति पूजा दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके आंशिक रूप मूर्ति पूजा के विरोधी दिखाई पड़ते हैं ऋग्वैदिक काल। तो अभी हम लोग तुलना भी करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मूर्ति पूजा के समर्थक लोग दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पर कहा जाएगा कि आर्य लोग इसके विरोधी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि ना ही लिखा जाए, क्योंकि आर्य लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अंश ऐसे भी हैं जहां से आभास होता है कि मूर्ति पूजा हमारे यहाँ दिखाई पड़ता है। तो इतनी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे। एक और चीज है कर्म कांडों की वृद्धि में, आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कर्म कांडों का जो उद्देश्य है, कर्म कांडों का उद्देश्य, कर्म कांड क्या होता था? यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया। तो कर्म कांड में यज्ञ हो गया, बलि हो गया, ठीक है, बलि पूजा पाठ हो गया। तो ये सब क्या होते थे? ये अभी भी कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता था? इनका उद्देश्य होता था भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों के अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक काल में गायों को और पुत्रों की प्राप्ति की चर्चा की थी कि भौतिक सुख ऋग्वैदिक काल में प्राप्त करने का तात्पर्य ही होता था कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक गोधन हो जाए और पुत्र की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर भौतिक सुखों का तात्पर्य भी लगभग यही दिखाई पड़ता है, पुत्र की प्राप्ति और गायों की प्राप्ति। हालांकि यहाँ पर गायों के स्थान पर आप देखेंगे अन्य जो आपके स्वर्ण है, ठीक है, सोना है, चांदी है, इस तरह के भी, क्योंकि स्वर्ण से, ठीक है, ये सभी लोग परिचित हो चुके थे। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे भौतिक सुखों में न केवल पुत्र की प्राप्ति, साथ ही साथ सोना चांदी की भी प्राप्ति की आकांक्षा करने लगे। ठीक, तो ये धार्मिक स्थिति आप देखेंगे हमें दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमें अंतर क्या दिखाई पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और आर्य लोगों की जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक स्थिति है, वहां उनके मध्य में अगर तुलना की जाए तो अंतर क्या सम्मिलित रूप से दिखाई पड़ता है। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालें, सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य लोगों के मध्य तुलना। सिंधु घाटी सभ्यता एवं आर्य लोगों के मध्य तुलना। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता। पहले आप बताइए कौन सी सभ्यता थी भाई? ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये आपकी नगरीय सभ्यता दिखाई पड़ती है। वहीं आर्य लोगों की सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। कैसी सभ्यता कहते हैं? वैदिक सभ्यता, जो कि आर्य लोगों की सभ्यता थी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो व्यवस्था दिखाई पड़ती है वो नगरीय दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? नगरीय। यहां पर कैसी सभ्यता दिखाई पड़ती है? ग्रामीण। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमें मूर्ति पूजा और लिंग पूजा दिखाई पड़ता है। मूर्ति पूजा एवं लिंग पूजा, ठीक है, लिंग पूजा भगवान शिवलिंग की पूजा, ठीक है ना, ये दिखाई पड़ता है। वहीं पर आप यहां देखेंगे, यहां पर हमें क्या दिखाई पड़ता है? यहां पर आप देखेंगे इसका विरोध दिखाई पड़ता है। किसका? मूर्ति पूजा एवं लिंग पूजा का विरोध दिखाई पड़ता है। ठीक है, लिंग पूजा का हमें विरोध दिखाई पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यहां पर आप देखेंगे पाषाण उपकरण से, पाषाण एवं कांस से परिचित दिखाई पड़ते हैं। कांस से परिचित, परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। परिचित परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं दिखाई पड़ते, परिचित नहीं थे। और वहीं पर यहां पर आप कहेंगे कि हमें कांस जो है तांबा और
कांस्य किससे बनता है? तांबा और टिन को मिलाकर के कांस्य बनता है, ठीक है। यहां पर आप कहेंगे कि हमें ताम्र से परिचित दिखाई पड़ते हैं, प्लस सोना से स्वर्ण से परिचित दिखाई पड़ते हैं, प्लस लोहे से भी परिचित दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। लोहे से खासकर उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित दिखाई पड़ते हैं। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ऋग वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं दिखाई पड़ते, उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हो जाते हैं। इसी वजह से फिर आगे का जो काल होता है वो महाजनपद काल के रूप में स्टार्ट होता है। दूसरा, यहां आप देखेंगे कि हमें घोड़े से अपरिचित दिखाई पड़ते हैं लोग, घोड़े से अपरिचित, घोड़े से अपरिचित। और यहां पर तो आप देखेंगे कि घोड़े को पालतू पशु, और ये कहीं सैर वोर करने जाते थे तो घोड़े को लेके जाते थे, घोड़े को पालतू पशु ही मानते थे, ठीक है। ये दिखाई पड़ता है। ये जो समाज दिखाई पड़ता है ये मात्र सत्तात्मक दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? मात्र सत्तात्मक दिखाई पड़ता है। मात्र देवी की पूजा, उर्वरा की देवी की पूजा, आपको याद होगा कि जो है हड़प्पा से उर्वरा की देवी हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा एक प्रकार से उर्वरा की देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मात्र सत्तात्मक हमें समाज दिखाई पड़ता है, ठीक है। समाज हमें कैसा दिखाई पड़ता है? मात्र सत्तात्मक। और यहाँ पर समाज पितृ सत्तात्मक हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट अगर आप देखेंगे तो हमें विशेष तौर पर दिखाई पड़ता है। ये जो समाज है, ये आप कहेंगे कि यहाँ पर जो समाज दिखाई पड़ता है वो थोड़ा सा जो है इहलौकिकवादी दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आप कहें ये जो समाज है वो इहलौकिकवादी, और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल को छोड़ दिया जाए, हालांकि ऋग्वैदिक काल से भी आप देखेंगे पारलौकिकवादी समाज दिखाई पड़ने लगता है। मतलब आप देखेंगे कि हमें पारलौकिकवादी का मतलब क्या हुआ? हमें अंधविश्वासों की तरफ बढ़ते हुए इस तरह के लोग, इस समाज के लोग दिखाई पड़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। मूर्ति पूजा, लिंग पूजा का विरोध किया, ताम्र, स्वर्ण और लोहे का प्रयोग दिखाई पड़ता है। घोड़े को पालतू पशु मानते थे और जो है आर्यों का ये प्रिय पशु माना जाता था। पितृ सत्तात्मक समाज की, पारलौकिकवादी, इनकी जो है एक प्रकार से विचारधारा दिखाई पड़ती। तो इस तरीके से सम्मिलित रूप से भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोनों तुलनात्मक रूप से तो आप कर भी पाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन कथन कारण का पूछा जाता है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब आपसे देगा यूपीपीसीएस क्वेश्चन ऐसे देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा एवं लिंग पूजा का विरोध करते थे, परंतु वैदिक सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक काल के लोग मूर्ति पूजा एवं लिंग पूजा का समर्थन करते थे। तो आप क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। वहीं आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इलौकिकवादी या फिर पारलौकिकवादी थे, किंतु वैदिक सभ्यता के लोग इलौकिकवादी थे। दोनों स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे बन सकता है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन रहा। आज आपका पूरी तरीके से वैदिक सभ्यता भी कंप्लीट हो गया। तो हमने अभी तक पढ़ा क्या है? हमने अभी तक के हिस्ट्री के सेशन में पढ़ा है कि प्राचीन भारत को जानने के ऐतिहासिक स्रोत क्या है। स्रोत में हमने ब्राह्मण साहित्य भी पढ़ा था, धार्मिक साहित्य भी पढ़ा था और लौकिक साहित्य भी पढ़ा था हमने, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही पढ़ा था। लौकिक साहित्य, फिर उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य, यात्रियों का विवरण, फिर उसके बाद हम लोग आए कहां पर? हम लोग आए पाषाण काल में। पाषाण काल के तीनों भाग देखे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। फिर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में एंट्री किए, यहाँ पर व्यापक स्तर से हमने इसकी चर्चा की। और फिर उसके बाद हमने चर्चा की वैदिक सभ्यता की, जिसके अंतर्गत दोनों कालों को देख लिया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कल से हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।